नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन एग्जाम हब पर, जहां हम आसान भाषा में इतिहास, राजनीति और प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों को समझते हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक अध्याय पर बात करने वाले हैं। 1857 का विद्रोह, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, जबकि इससे पहले भी तो छोटे मोटे विद्रोह होते ही थे। अच्छा सवाल है। देखिए, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने के पीछे का विज्ञान इसके स्केल मतलब इसकी व्यापकता में छिपा है। 1857 से पहले भी संथाल विद्रोह या वेल्लोर म्यूटिनी जैसी घटनाएं हुई, लेकिन वे एक छोटे इलाके तक सीमित थीं। या फिर किसी एक खास वर्ग तक सीमित थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन 1857 में पहली बार ऐसा हुआ कि समाज के लगभग हर तबके ने, जैसे किसान, राजा, जमींदार, सैनिक, इन सब ने एक साथ ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। अरे वाह! ये सिर्फ कुछ सैनिकों की बगावत नहीं थी, ये एक अखिल भारतीय एकजुटता की पहली झलक थी, जिसने सच में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। तो उस प्रेशर कुकर के अंदर उबल रहे गुस्से को अगर हम डिकोड करें तो मुझे लगता है 3 मुख्य चीजें नजर आती हैं। बिल्कुल, बताइए। पहला तो था आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने किसानों पर जो भारी लगान व्यवस्था थोपी थी, उसने तो उनकी कमर ही तोड़ दी थी। सही बात है। और सिर्फ किसान ही नहीं, जो भारतीय दस्तकार थे, कारीगर थे, उनका भी रोजगार खत्म हो गया था। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों का सस्ता माल भारत के बाजारों में भर दिया गया था। बिल्कुल। और आर्थिक तबाही के साथ साथ एक और बड़ा संवेदनशील मुद्दा था धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो समाज के मूल ताने बाने को बदल रही थी। एग्जैक्टली। सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, भले ही आज के नजरिए से वे बहुत जरूरी समाज सुधार थे, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी समाज ने इसे अपने धर्म में सीधा दखल माना। हाँ, एक आम भारतीय को ये लगने लगा था कि अंग्रेज धीरे धीरे उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। मतलब ये डर सिर्फ रोजी रोटी का नहीं था, बल्कि अपनी पहचान के खत्म होने का भी था। बिल्कुल। और अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने जो किया, वो तो मानो उबलते हुए कुकर का ढक्कन जबरदस्ती बंद करने जैसा था। आप हड़प नीति की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसने तो राजे रजवाड़ों को भी इस आग में धकेल दिया। देखिए, डलहौजी की हड़प नीति वास्तव में एक बहुत ही क्रूर कूटनीतिक चाल थी। भारतीय परंपरा में अगर किसी राजा का अपना सगा पुत्र नहीं होता था, तो वो किसी बच्चे को गोद ले सकता था, जो उसका उत्तराधिकारी बनता था। एग्जैक्टली। लेकिन डलहौजी ने नियम बना दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी ऐसे दत्तक पुत्र को राजा नहीं मानेगी। राजा की मृत्यु होते ही वो पूरा राज्य सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। यहाँ एक बात समझने वाली है छात्रों के लिए कि ये सिर्फ सत्ता छीनने का डर नहीं था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार और पिंडदान एक पुत्र ही करता है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। अगर किसी राजा को पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं है तो यह सिर्फ उसकी राजनीतिक हार नहीं, बल्कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला था। इसी नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई राज्यों को अंग्रेजों ने निगल लिया। बिल्कुल। अब कुकर पूरी तरह से गर्म हो चुका था। राजा, किसान और आम नागरिक सब गुस्से में थे। इस पूरे दबाव के बीच सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई सेना की छावनियों से। जी हाँ। हम अक्सर नई राइफल का जिक्र सुनते हैं, लेकिन उस राइफल में ऐसा क्या था जिसने दशकों के डर को एक खूनी क्रांति में बदल दिया? वो तात्कालिक कारण था सेना में एनफील्ड राइफल का लाया जाना। इस नई बंदूक की तकनीक थोड़ी अलग थी। इसमें जो कारतूस इस्तेमाल होता था, उसे बंदूक की नली में डालने से पहले सैनिक को उसे अपने दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। और यहीं पर वो सबसे भयंकर अफवाह सामने आई जिसने पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को हिला दिया। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों को सील करने के लिए उन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया गया है। इस एक बात ने पूरी स्थिति को बेकाबू कर दिया। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सैनिकों के लिए सुअर हराम। दांत से उस चर्बी को काटना मतलब सीधे तौर पर अपना धर्म भ्रष्ट करना। मतलब ये कोई वेतन या छुट्टी की मांग नहीं थी, ये उनके अस्तित्व का संकट था। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक अफवाह थी या अंग्रेजों ने वाकई ऐसा किया था? देखिए, ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये साबित हुआ कि वुलविच शस्त्रागार, जहां ये कारतूस बनते थे,
वहां वास्तव में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। अरे बाप रे। हाँ, अंग्रेजों की लापरवाही इतनी भयानक थी कि उन्होंने भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसी लापरवाही का नतीजा दुनिया ने 29 मार्च 1857 को देखा। बिल्कुल, बैरकपुर की घटना। बंगाल की बैरकपुर छावनी में एक युवा सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों को छूने से ही इनकार कर दिया। और बात सिर्फ इनकार तक नहीं रुकी। जब अंग्रेज अधिकारियों ने दबाव बनाया तो मंगल पांडे ने अधिकारी पर गोली चला दी। मंगल पांडे का ये कदम एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत विद्रोह था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि एक सैनिक को फांसी देकर मामला यहीं दब जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक सैनिक की फांसी से पूरे उत्तर भारत की सेना कैसे भड़क गई। बैरकपुर में जो हुआ वो एक संगठित रूप कैसे लेने लगा। बैरकपुर की घटना के बाद अप्रैल के महीने में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। मंगल पांडे की शहादत की खबर फकीरों और संदेशवाहकों के जरिए पूरी सेना में फैल रही थी। और फिर आई 10 मई 1857 की तारीख। 10 मई 1857। ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मेरठ छावनी में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। बिल्कुल। वहां के सैनिकों ने सिर्फ बगावत नहीं की, उन्होंने बाकायदा एक रणनीति के तहत काम किया। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया, हथियारों के गोदाम लूटे और उसी रात उन्होंने एक नारा दिया, दिल्ली चलो। और ये दिल्ली चलो का फैसला बहुत ही रणनीतिक था। मेरठ से विद्रोही सैनिक पूरी रात सफर करके 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वे दिल्ली ही क्यों गए? क्योंकि वे जानते थे कि अगर इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय पहचान देनी है तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसे पूरा भारत अपना शासक मानता हो। और वो चेहरा थे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। भले ही वो उस वक्त 82 साल के बुजुर्ग थे, उनके पास कोई असली ताकत नहीं बची थी, लेकिन जनता के दिमाग में सत्ता का प्रतीक आज भी मुगल तख्त ही था। एग्जैक्टली। विद्रोहियों ने उन्हें भारत का शहंशाह घोषित कर दिया। इससे इस विद्रोह को एक राजनीतिक वैधता मिल गई। और दिल्ली पर कब्जे की खबर आग की तरह फैली। बिना किसी आधुनिक संचार के ये विद्रोह कानपुर, झांसी, लखनऊ और बिहार के जगदीशपुर तक फैल गया। हाँ, एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में। अब जब ये विद्रोह इतने बड़े इलाके में फैल चुका था तो जाहिर है अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग नेताओं ने कमान संभाली होगी। परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को डिकोड करते हैं। दिल्ली की कमान बहादुर शाह जफर के पास थी, लेकिन क्या एक 82 साल का बुजुर्ग सच में मैदान में युद्ध की रणनीति बना रहा था? नहीं। कागजों पर नेता बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक सैन्य कमान सेनापति बख्त खान के हाथों में थी। बख्त खान एक अनुभवी तोपची थे और उन्होंने ही फौज को एक व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की। दिल्ली के बाद अगर हम कानपुर का रुख करें तो वहां नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब। अंग्रेजों ने मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब को पेंशन देने से साफ इनकार कर दिया था। हाँ, अंग्रेजों ने अपनी ही लालच में एक बहुत बड़े मराठा नेता को अपना दुश्मन बना लिया। और नाना साहेब के साथ कानपुर में जो दूसरा नाम इतिहास में दर्ज है वो है उनके सेनापति तात्या टोपे का। अरे हाँ, तात्या टोपे। उनका युद्ध कौशल और उनकी छापामार युद्ध या गेरिला वॉरफेयर की रणनीति ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये छापामार युद्ध असल में काम कैसे करता था? विद्रोही आमने सामने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे थे? देखिए, तात्या टोपे अच्छी तरह जानते थे कि हथियारों के मामले में ब्रिटिश सेना बहुत आगे है। इसलिए उन्होंने छुपकर अचानक हमला करने, दुश्मन की रसद काटने और फिर तेजी से जंगलों में गायब हो जाने की रणनीति अपनाई। अच्छा, मतलब हिट एंड रन। एग्जैक्टली। इस तरीके ने लंबे समय तक ब्रिटिश कमांडरों को उलझा कर रखा। कानपुर से थोड़ा आगे बढ़ें तो झांसी की उस वीरांगना का नाम आता है जिनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं, रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल। का नेतृत्व किया वो अकल्पनीय था। यहाँ तक कि उन्हें हराने वाले ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने भी लिखा था कि विद्रोहियों में अगर कोई एकमात्र मर्द थी तो वो झांसी की रानी थी। क्या बात है। और झांसी के इस हलचल का असर सिर्फ मध्य भारत तक सीमित नहीं था। अगर हम अवध यानी आज के लखनऊ की तरफ देखें तो वहां का गुस्सा एक अलग ही स्तर पर था। हाँ, अवध की कहानी थोड़ी अलग है।
वहां हड़प नीति नहीं लगी, बल्कि अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का झूठा आरोप लगाकर अवध को कब्जे में ले लिया था। इसके खिलाफ नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उन्होंने अपने छोटे बेटे को नवाब घोषित किया और भयंकर युद्ध छेड़ दिया। इसमें सबसे ज्यादा आम जनता और किसानों ने भी बेगम का साथ दिया। सोचिए, 80 साल का एक बुजुर्ग इंसान दुनिया की सबसे आधुनिक सेना से सीधे युद्ध लड़ रहा था। ये कैसे संभव हुआ? कुंवर सिंह का उदाहरण साबित करता है कि युद्ध सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं, दिमागी रणनीति से जीते जाते हैं। इस उम्र में भी उन्होंने जिस फुर्ती से छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया, वो हैरान करने वाला था। जब तक अंग्रेज वहां पहुंचते, कुंवर सिंह दूसरी जगह हमला कर चुके होते थे। गंगा नदी पार करते समय जब उनके हाथ में गोली लगी, तो उन्होंने अपना ही हाथ काटकर गंगा मैया को चढ़ा दिया था। सच में अदम्य साहस था उनका। इतने महान नेता, इतनी शानदार रणनीतियां, लाखों लोगों का जन समर्थन, ये सब सुनने के बाद कोई भी हैरान रह जाएगा। तो फिर हम हार कैसे गए? भारतीय विद्रोही इस पहले स्वतंत्रता संग्राम को जीत क्यों नहीं पाए? और व्यापकता की कमी। कड़वी सच्चाई ये है कि दक्षिण भारत के राज्य पंजाब का एक बड़ा हिस्सा इस विद्रोह से पूरी तरह अलग रहे। इसका मतलब अंग्रेजों को पूरे भारत में एक साथ नहीं लड़ना पड़ा। बिल्कुल, वे अपनी सेनाओं को शांत इलाकों से बुलाकर उत्तर भारत में लगा सकते थे। और दूसरा कारण जो इतिहास पर एक काले धब्बे की तरह है, वो थी गद्दारी। अपनों ने ही धोखा दिया। हाँ, कुछ स्थानीय राजाओं, नवाबों और बड़े जमींदारों ने अपने ही देश के लोगों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों की मदद की। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को रसद पहुंचाई, पैसे दिए। अगर ये सब भी विद्रोहियों के साथ खड़े होते तो तस्वीर पूरी तरह अलग होती। लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण भी था। जी, मैं इसे ऐसे देखता हूं कि एक तरफ भारतीय विद्रोही थे जो अपनी पुरानी तलवारों और भालों पर निर्भर थे, संदेश भेजने के लिए सिर्फ घुड़सवार थे, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सेना जिसके पास आधुनिक राइफलें थीं और सबसे खतरनाक हथियार था टेलीग्राफ मशीन। एग्जैक्टली। जरा इसके विज्ञान को समझाइए कि कैसे एक संचार की मशीन ने पूरा युद्ध पलट दिया। देखिए, टेलीग्राफ तारों के जरिए बिजली के सिग्नल से काम करता था। अगर किसी छावनी में सैनिक विद्रोह की योजना बना रहे हैं, तो विद्रोह शुरू होने से पहले ही अंग्रेज अधिकारी खटखट करके कुछ ही सेकंड में कलकत्ता या दिल्ली संदेश भेज देते थे। मतलब विद्रोही जिस शहर की तरफ जा रहे हैं, वहां पहले से ही ब्रिटिश सेना उनका इंतजार कर रही होती थी। बिल्कुल। इस संचार माध्यम ने अंग्रेजों को एक केंद्रीकृत कमान दे दी, जबकि भारतीय विद्रोहियों के लक्ष्य अलग अलग थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी बचा रही थीं, कुंवर सिंह अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। कोई एक साझा सैन्य योजना नहीं थी। तो इतने सारे कारणों ने मिलकर 1857 के उस उबलते हुए कुकर को शांत कर दिया। विद्रोह को बेहद क्रूरता के साथ कुचल दिया गया। लेकिन क्या इतने लोगों की शहादत बेकार गई? ऐतिहासिक तौर पर देखें तो नहीं। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को इस कदर हिला दिया कि उन्हें अपना पूरा ढांचा ही बदलना पड़ा। 1858 में एक नया अधिनियम पास हुआ। 1858 का अधिनियम? हाँ, और इससे भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। शासन अब सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। मतलब कंपनी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एग्जैक्टली। और हड़प नीति को रद्द कर दिया गया। अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारतीय धर्म और सामाजिक मान्यताओं से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। चलिए, अब समय आ गया है एक क्विक रिवीजन का, ताकि छात्रों के दिमाग में सारे पॉइंट्स छप जाएं। तो दोस्तों, शुरुआत कहां से हुई? 10 मई 1857 मेरठ छावनी से। तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल और चर्बी वाले कारतूस। पहला शहीद मंगल पांडे। प्रमुख चेहरे दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अवध से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, और बिहार से वीर कुंवर सिंह। और विफलता के कारण एकता की कमी, गद्दारी और टेलीग्राफ। बिल्कुल। इस पूरे विषय को समझने के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरा कल्पना कीजिए, अगर उस समय अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ जैसी तेज संचार तकनीक न होती, या फिर पूरा दक्षिण भारत और पंजाब भी पूरी ताकत के साथ इस विद्रोह में शामिल हो गया होता, तो क्या होता? क्या हम 1947 का इंतजार किए बिना 90 साल पहले ही आजाद हो जाते? सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है ये।
दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं है। ये हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर हौसला और रणनीति हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। अगर छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षा को जीतना चाहते हैं तो इन नायकों के संघर्ष से प्रेरणा लें, सीखते रहें और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते रहें। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की गहरी समझ विकसित करने के लिए वन एग्जाम हब को जरूर फॉलो करें। आज के इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।